अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नाक मारिया की किस्त नंबर 63 शोले ही शोले का पहला हिस्सा। गोरीले ने कहा, दुश्मन के हेडक्वार्टर में बम मैं रखूंगा। इस पर मारिया कहने लगी, आप लोगों को मेरे होते हुए अपनी जान खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ वो जगह दिखा दो जहां बम रखना है, बाकी सारा काम मैं खुद कर लूंगी। चुनाचे ऐसा ही किया गया। दो गोरीले मारिया के साथ चल दिए। वो पादरियों का भेस बदलकर मारिया के आगे आगे चल रहे थे। मारिया उनके पीछे पीछे चली जा रही थी। जर्मनों का हेडक्वार्टर शहर से बाहर एक पहाड़ी के दामन में बड़ी महफूज जगह पर था। यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। पहाड़ी की तरफ जो सड़क जाती थी उस पर जर्मन सिपाहियों का बड़ा सख्त पहरा था। किसी शख्स को बगैर पास दिखाए उधर जाने की इजाजत नहीं थी। एक जगह कांटेदार तारों का दरवाजा बना था। वहां दो जर्मन सिपाही बंदूकें लिए पहरा दे रहे थे। दोनों गोरीले जरा फासले पर आकर रुक गए। उन्होंने मारिया से कहा, ए मुकद्दस रूह, दुश्मन का हेडक्वार्टर वो सामने पहाड़ी के दामन में है। तुम्हें वहां जाकर उनके असलाह के जखीरे में ये टाइम बम रखना है। मारिया ने कहा, लेकिन मुझे कैसा पता चलेगा कि गोला बारूद का गोदाम कहाँ पर है? एक गोरीले ने कहा, मैं जर्मन जुबान रवानी से बोल लेता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि गोला बारूद का गोदाम कहाँ पर है। बेहतर है कि तुम वापस चले जाओ, मैं मारिया को साथ लिए जाता हूँ। दूसरा गोरीला बोला, लेकिन तुम्हारे पास दाखिले का इजाजतनामा नहीं है, वो तुम्हें गिरफ्तार करके गोली मार देंगे। उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं पादरी के लिबास में हूँ। मैं उन्हें कह दूंगा कि पहाड़ी वाले गिरजे में इबादत करने जा रहा हूँ। पहाड़ी के ऊपर एक पुराना गिरजा भी था। ये बात दूसरे गोरीले की समझ में आ गई और वो चला गया। पहला गोरीला मारिया को साथ लेकर कांटे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। यहाँ जर्मन सिपाही पहरा दे रहे थे। मारिया तो उन्हें नजर नहीं आ रही थी। पादरी को देखकर उन्होंने बंदूकें तान दी। हाल्ट, तुम कौन हो? गोरीले ने झुककर सलाम किया। मुस्कुराकर बड़ी नरमी से कहा, मेरे बच्चों, मैं जर्मन पादरी हूँ। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारे साथ फ्रांस में दाखिल हुआ था और ऊपर वाले गिरजे में इबादत करने जा रहा हूँ। गोरीले से जिंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत यह हुई कि उसने टाइम बम मारिया के हवाले नहीं किया था। वो अभी तक उसके चोगे की जेब में था। जर्मन सिपाहियों ने कहा, मुकद्दस बाप, हम आपको गिरजा घर में जाकर इबादत करने की बड़ी खुशी से इजाज़त देते हैं, लेकिन हमें आपकी तलाशी लेनी होगी। अब गोरीले को ख्याल आया कि टाइम बम तो अभी तक मारिया को दिया नहीं। उस पर गोया बिजली गिर पड़ी। उसे पसीना आ गया। वो बुरी तरह फंस गया। इतना वक्त नहीं था कि वो जेब से टाइम बम निकालकर करीब खड़ी मारिया के हवाले करता। इतने में दोनों सिपाही आगे बढ़े और गोरीले की तलाशी लेने लगे। अचानक उन्होंने जेब से टाइम बम निकाल लिया। खबरदार जो हरकत की। जोरदार सीटी बजी और करीब के खेमे से 6-7 जर्मन सिपाही दौड़ते हुए आ गए। ये गोरीला है, इसकी जेब से बम निकला है, इसे पकड़ कर ले जाओ। जर्मन सिपाहियों ने उसी वक्त गोरीले को गिरफ्तार कर लिया। मारिया भी परेशान हो गई। गोरीला बेबस हो चुका था। जर्मन सिपाही उसे लेकर हेडक्वार्टर की तरफ बढ़े। मारिया भी उनके पीछे चल पड़ी। उन्होंने गोरीला को एक तहखाने में बंद कर दिया। मारिया भी उसके साथ ही उस कमरे में थी। सिपाही चले गए तो उसने कहा, तुमने बहुत बड़ी भूल की जो अपने पास बम रख लिया। बहरहाल फिक्र न करो, मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। गोरीला बोला, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। शायद अब तुम भी मेरी मदद न कर सको। तुम नहीं जानती, जर्मन बड़े जालिम हैं। वो मुझे इस जगह अजियत दे देकर हलाक कर देंगे। अभी ये लोग चाकू लेकर मुझसे पूछे किच करने आ जाएंगे। मारिया ने कहा, हिम्मत ना हारो, तुम यहाँ से फरार होने के लिए तैयार रहो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगी। गोरीले ने कहा, मुझे अपनी फिक्र नहीं। परेशानी इस बात की है कि टाइम बम भी अब हमारे पास नहीं। हम इन लोगों का गोदाम तबाह ना कर सकेंगे। मारिया ने कहा, इसका इंतजाम भी हो जाएगा। पहले तुम यहाँ से किसी तरह भागो। बम मैं जाकर कहीं ना कहीं से तलाश करके गोदाम में रख दूंगी। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि दो सिपाही एक गोल मटोल अफसर के साथ अंदर आ गए। दरवाजा बंद कर दिया गया। गंजे जर्मन अफसर के चेहरे पर मौत लिखी थी। उसके हाथ में चाकू था। वो गोरीले के करीब होकर कुर्सी पर बैठ गया और बोला, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि चुपचाप हमें दूसरे गोरीलों के नाम और उनके ठिकाने का पता बता दो, नहीं तो हम इस चाकू से तुम्हारे सारे नाखून उखाड़ डालेंगे। अगर फिर भी तुम ना बोले तो तुम्हारी शारक काट दी जाएगी। गोरीले ने कहा, तुम चाहे मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मैं अपने साथियों के नाम और उनका ठिकाना नहीं बताऊंगा। मारिया ये सोच ही रही थी कि उन जर्मनों का खात्मा क्यों कर करे। गंजे जर्मन के चेहरे पर बड़ी बेरहमी से मुस्कुराहट आ गई। उसने दोनों सिपाहियों को इशारा किया। उन्होंने आगे बढ़कर गोरीला को अपने बाजुओं में जकड़ लिया। गंजे जर्मन ने चाकू लेकर गोरीले के नाखून में चबो दिया। कमरे में एक चीख बुलंद हुई। मारिया भी कांप गई। अब वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती थी। गोरीले की उंगली से खून बहने लगा था और वो दर्द से कराह रहा था। मारिया ने पीछे हटकर पूरी ताकत से गंजे को पीठ पर लात मार दी। गंजा अफसर औंधे मुंह फर्श पर गिर पड़ा। जर्मन सिपाही बौखलाकर तकने लगे कि उनके अफसर को टक्कर किसने मारी। अभी वो बौखला ही रहे थे कि मारिया ने जर्मन सिपाही की बंदूक छीनकर उसकी संगीन उसके सीने में उतार दी। निशाना ऐसा दुरुस्त था कि जर्मन सिपाही का दिल फट गया।
और वो आह किए बगैर फर्श पर गिर पड़ा। दूसरा सिपाही भागने लगा। मारिया ने पीछे से संगीन का वार किया और उसे भी दरवाजे के पास ढेर कर दिया। गंजा जर्मन हक्का बक्का होकर ये सारा ड्रामा देख रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मारिया ने संगीन उसके सीने में रखकर कहा, असलहे का गोदाम किधर है? अगर तुम बता दिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी, नहीं तो तुम्हारा अंजाम भी इन सिपाहियों जैसा होगा। गंजा अफसर कांपने लगा। तुम कौन हो? मारिया ने उसके गंजे सर पर जोर से धप मारकर कहा, तुम्हारी मौत हूं। जल्दी बोलो, गोदाम कहाँ पर है? मैं 1 2 3 कहूंगी। अगर तुमने जवाब न दिया तो संगीन तुम्हारे सीने के पार होगी। 1 2 ठहरो, बताता हूँ। जल्दी बताओ। गोदाम तहखाने में है। रास्ता किधर है? किधर से जाता है रास्ता? यहाँ से निकलकर बाएं को एक राहदारी है, उसके कोने पर सीढ़ियाँ नीचे गोदाम को जाती हैं। शाबाश, तुम बड़े अच्छे जर्मन हो, लेकिन तुमने अपने वतन के साथ गद्दारी की है और गद्दार की सजा मौत होती है। उसके साथ ही मारिया ने संगीन गंजे अफसर के सीने में उतार दी। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं, संगीन उस बर्छी या नेजानुमा चीज को कहते हैं जो बंदूक के आगे लगी होती है। वो तड़पा और ठंडा हो गया। मारिया ने गोरीले से कहा, जल्दी से किसी जर्मन सिपाही की वर्दी उतारकर पहन लो और यहाँ से भागने की कोशिश करो। मैं गोदाम में बम रखने की कोशिश करूंगी, जल्दी करो। गोरीले ने उसी वक्त जर्मन सिपाही की वर्दी पहनकर सर पर लोहे का हैट जमा लिया और बंदूक कंधे पर रख ली। मारिया ने दरवाजा खोला, दोनों बाहर निकल आए। गोरीला खामोशी से गुजरता हुआ हेडक्वार्टर से बाहर आ गया। उसे किसी ने कुछ न कहा। दूसरे सिपाहियों ने यही समझा कि ये भी कोई जर्मन सिपाही होगा। गोरीला कांटों के तारों वाले दरवाजे पर आ गया। यहाँ वही जर्मन सिपाही खड़े थे जिन्होंने गोरीले को गिरफ्तार किया था। मारिया को डर था कि वो उसे जरूर पहचान लेंगे। मारिया ने गोरीले के कान में कहा, तुम इसी जगह ठहरो, मैं आगे जाकर तुम्हारे लिए रास्ता साफ करती हूँ। गोरीला वहीं रुककर इस अंदाज में टहलने लगा जैसे पहरा दे रहा हो। मारिया दरवाजे के करीब जाकर रुक गई। उसने सोचा कि क्या करना चाहिए। आखिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। जरा फासले पर खारदार तार की दीवार के साथ एक खैमा लगा था। मारिया वहां आ गई। खैमे के अंदर 2 सिपाही चाय पी रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। मारिया भी चुपके से खैमे के अंदर दाखिल हो गई। उसने देखा कि सिपाहियों के पास ही लकड़ी के खोखे पर एक पिस्तौल पड़ा था। मारिया ने खामोशी से वो पिस्तौल उठाकर हाथ में पकड़ लिया। पिस्तौल उसके हाथ में आते ही गायब हो गया। एक सिपाही ने ताज्जुब से कहा, यार अभी अभी मेरा पिस्तौल यहाँ पड़ा था, वो कहाँ चला गया? दूसरे सिपाही ने खाली खोखे को देखकर कहा, यहाँ तो कुछ नहीं, पिस्तौल तुम्हारी जेब में ना हो। सिपाही ने दोनों जेबें बार बार टिटोली मगर पिस्तौल न मिला। मारिया ने कहा, पिस्तौल मेरे पास है। एक औरत की आवाज सुनकर जो उन्हें नजर नहीं आ रही थी, दोनों सिपाही अपनी जगह से उछल पड़े। मारिया ने हवा में 2 डज डज की आवाज सुनकर बाहर दरवाजे पर पहरा देने वाले सिपाही खैमे की तरफ भागे। बाहर चारों की टक्कर हो गई। उधर गोरीले ने दरवाजा खाली पाया तो तेजी से चलता दरवाजे में से गुजर गया। बाहर एक खाली जीप खड़ी थी। वो जीप में सवार हुआ और उसे स्टार्ट करके 9 2 11 हो गया। सिपाही परेशानी के आलम में यहाँ वहाँ खौफजदा होकर उस औरत को तलाश करने की कोशिश करते रहे जिसने खैमे में पिस्तौल चलाए थे और जो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। इस अरसे में मारिया बड़े आराम से चलती हुई दोबारा हेडक्वार्टर में आ गई। उसने गोरीले को जीप में सवार होकर फरार होते देख लिया था। मारिया ने देखा कि हेडक्वार्टर के दफ्तर में एक शोर मचा हुआ है। हर तरफ सिपाही भाग दौड़ रहे हैं। कमरे से जर्मन सिपाहियों और गंजे अफसर की लाशें मिल गई थी और जर्मन सिपाही गोरीले की तलाश में दौड़ पड़े थे, लेकिन गोरीला इतनी देर में उनकी पहुंच से दूर निकल चुका था। मारिया को जरूरत सबसे पहले एक टाइम बम की थी जिसको गोदाम में रखकर मारिया ने उसका बटन दबाना था ताकि वो 1 घंटे के बाद फटकर सारे हेडक्वार्टर को तबाह बर्बाद कर दे। जर्मन सिपाही अपनी मुसीबत में लगे हुए थे और मारिया इधर उधर घूम फिर कर कमरों में किसी टाइम बम को तलाश कर रही थी। आखिर उसने सोचा क्यों ना नीचे गोदाम में जाकर तलाश किया जाए, वहां इतना गोला बारूद पड़ा है, जरूर टाइम बम भी होंगे। मारिया राहदारी से गुजरकर उस दरवाजे पर आ गई जहां से सीढ़ियां नीचे तहखाने वाले गोला बारूद के गोदाम को जाती थी। यहाँ बड़ा सख्त पहरा था, लेकिन मारिया के लिए यहाँ से गुजरना कोई मुश्किल बात नहीं थी। हाँ, अगर गोला बारूद के गोदाम का आहनी सुलाखदार दरवाजा बंद होता तो फिर मारिया को उसके खुलने का इंतजार करना पड़ता या कोई दूसरा तरीका आजमाना पड़ता, लेकिन उसकी खुशकिस्मती से दरवाजा आधा खुला था। शायद कोई सिपाही अंदर किसी काम से गया हुआ था। मारिया जल्दी से दरवाजे में से गुजरकर गोदाम के अंदर चली गई। वो गोदाम में पड़े हुए गोला बारूद के अंबार को देखकर हैरान रह गई। इंसान ने इंसान की हलाकत के लिए कितना बड़ा जखीरा जमा कर रखा था। इतने गोला बारूद से पूरे फ्रांस को तबाह किया जा सकता था। उसको उड़ा देना ही बेहतर है। मारिया ने देखा एक जर्मन सिपाही कागज पेंसिल हाथ में लिए गोला बारूद की पेटियां झुक झुक कर चेक कर रहा था। मारिया को टाइम बम की तलाश थी। उसने तलाश शुरू कर दी। वो लकड़ी की पेटियों की गली में से गुजर गई, फिर दूसरी गली में आ गई, यहाँ कुछ भी नहीं था। तीसरी गली में बड़े बड़े लंबे भयानक बम पड़े थे। एक जगह गोलों का ढेर छत को छू रहा था। मारिया ने सोचा कि जिस वक्त ये गोला बारूद का ढेर फटेगा उस वक्त तो इस इलाके की ईंट से ईंट बच जाएगी। उसने अपनी तलाश जारी रखी। आखिर उसे कामयाबी हासिल हो गई। एक जगह दीवार के साथ लगी अलमारी में टाइम बम के तारों में रखे हुए थे। अलमारी खुली थी। सिपाही चेकिंग करता उधर कोई आ रहा था। मारिया ने जल्दी से एक टाइम बम निकालकर उसकी घड़ियों की सुइयों को 1 घंटे पर लाकर उसका बटन दबा दिया।
बटन दबाकर मारिया ने टाइम बम को बारूद की पेटियों के दरमियान एक जगह फंसाकर छुपा लिया। ये एक ऐसी जगह थी जहां किसी की नजर नहीं पड़ सकती थी। इस काम से फारिग होकर मारिया गोदाम से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसका दिल धक से रह गया। चेकिंग करने वाले सिपाही के जाने के बाद गोदाम का लोहे का मजबूत दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गया था। मारिया को पसीना आ गया। वो टाइम बम का बटन वापस ऊपर नहीं कर सकती थी और लोहे का दरवाजा इस कदर ताकतवर था कि वो उसे नहीं तोड़ सकती थी। दरवाजे की दूसरी जानिब एक सिपाही बंदूक का सहारा लिए पहरा दे रहा था। वो उससे दरवाजा किस तरह खुलवाए? वक्त गुजरता जा रहा था और अगर वो दरवाजा ना खुलवा सकी और टाइम बम फट गया तो इस इमारत के साथ उसके भी टुकड़े उड़ जाएंगे। इस किस्म की खौफनाक तबाही के ख्याल से मारिया परेशान हो गई। एक ऐसी भयानक मौत का उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। उसे जो भी कुछ भी करना था बड़ी जल्दी करना था ताकि वो वहां से निकलकर इतनी दूर जा सके कि तबाही का उस पर कोई असर ना हो। वो दरवाजे के पास आ गई। उसने सुलाखों में से बाहर देखा। जर्मन सिपाही बड़ा अटेंशन होकर पहरा दे रहा था। मारिया ने देखा जमीन पर उसके पाँव के पास एक बटन का डिब्बा पड़ा था। उसने उठाया तो वो खाली था। मारिया ने डिब्बा उठाकर गोदाम में दूर पीछे जोर से फेंक दिया। उसके फेंकने से जबरदस्त खड़खड़ाहट पैदा हुई। पहरेदार सिपाही एकदम चौंक उठा। कौन है? उसने खटाखटा कर दरवाजे में से अंदर गोदाम में झांका। मारिया ने जरा पीछे जाकर एक शीशे का गिलास बोरी पर से उठाकर जमीन पर दे मारा। अब तो पहरेदार घबरा गया। कौन है? वो जोर से बोला। मारिया ने जरा परे हटकर रोनी आवाज बनाकर कहा, मुझे यहाँ से निकालो, मैं फंस गई हूँ। पहरेदार ने कड़क कर पूछा, कौन हो तुम? मारिया ने कहा, यहाँ आकर पहले निकालो फिर बताऊंगी। जर्मन पहरेदार ने ताला खोल दिया और अंदर आ गया। मारिया उस लम्हे का तो इंतजार कर रही थी। वो तेजी से दरवाजे में से बाहर निकल गई। जर्मन पहरेदार परेशानी के आलम में गोदाम में बंदूक ताने मारिया को तलाश करता रहा और मारिया जर्मन हेडक्वार्टर से निकलकर बहुत दूर जा चुकी थी। शहर की बड़ी सड़क पर आकर मारिया गोरीलों के मकान की तरफ मुड़ गई। मकान में सारे गोरीले जमा थे। मारिया ने जाकर उन्हें खुशखबरी सुनाई कि वो टाइम बम गोला बारूद के गोदाम में रखा ही है और अभी आधे घंटे बाद गोदाम फट जाएगा और पेरिस के लोग एक ऐसे भयानक धमाके की आवाज़ सुनेंगे जो उन्होंने कभी आज तक नहीं सुना होगा। उधेड़ उमर गोरीले ने कहा, ऐ मुकद्दसरो, तुम्हारा बेहद शुक्रिया अदा करते हैं हम। तुमने हमारे लिए वो काम किया जिसको करने के लिए शायद हमें कितने ही साथियों की कुर्बानी देनी पड़ती। जो गोरीला फरार हो था वो भी मकान के तहखाने में पहुंच चुका था। जर्मन सिपाही उस इलाके में जबरदस्त गश्त कर रहे थे और फरार होने वाले गोरीले की तलाश में जगह जगह छापे मार रहे थे। शार्ल ने कहा, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलकर किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। जर्मन सिपाही उस मकान पर भी छापा मार सकते हैं। उधेड़ उमर गोरीला गहरी सोच में चला गया। उसने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल ठीक है शार्ल, सिपाही यहाँ भी छापा मार सकते हैं। एक गोरीला बोला, लेकिन हमें धमाके का तो यहाँ बैठकर इंतजार कर लेना चाहिए। शार्ल ने कहा, हो सकता है हम धमाके का इंतजार करें और जर्मन सिपाही यहाँ आकर कोई धमाका कर दें। अभी ये फिक्रा उनके मुंह से निकला ही था कि बाहर बाजार में ठाएं ठाएं ऊपर तले 4-5 बंदूक के फायर हुए। वो लोग आ गए शायद। गोरीले एकदम चौकस हो गए। उन्होंने पिस्तौल निकालकर थाम लिए। अगर जर्मन हमारे तहखाने में आ गए तो हम मुकाबला करेंगे। उधेड़ उमर गोरीला बोला, अगर वो यहाँ तक पहुँच गए तो हम ज़्यादा देर मुकाबला न कर सकेंगे। हो सकता है वो तहखाने में उतरने की जगह जहाँ जहरीली गैस फेंक दे, फिर हम में से कोई भी जिंदा न बच सकेगा। मारिया ने कहा, जहरीली गैस मुझे भी यहाँ से भागने पर मजबूर कर देगी, इसलिए बेहतर यह है कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ से किसी दूसरी जगह कूच कर जाओ। सब ने इस ख्याल से इत्तेफाक किया। उन्होंने मारिया को बताया, मुकद्दसरू, तुम्हारा दूसरा ठिकाना दरियाए सेन के मगरबी किनारे पुराने गिरजाघर के अंदर एक तहखाने में होगा। गिरजाघर के पादरी से आकर हमारा नाम लेना, वो तुम्हें हम तक पहुंचा देगा। इतना कहकर वो एक एक करके वहां से फरार हो गए। मारिया भी निकलकर बाहर आ गई। उन सब ने घड़ियां मिला ली थी। वो सब आधे घंटे बाद खौफनाक धमाके का इंतजार कर रहे थे। मारिया शहर से बाहर आकर एक टीले पर बैठ गई। यहाँ से वो पहाड़ी दूर से दिखाई दे रही थी जिसके दामन में जर्मनों का हेडक्वार्टर था और जिसके गोदाम में अभी कोई 10 मिनट बाद क़यामत मचने वाली थी। मारिया के कान धमाके की तरफ लगे हुए थे। उधर हेडक्वार्टर में सिपाही और अफसर बड़ी गर्मजोशी से अपना अपना काम कर रहे थे। सिपाहियों का एक दस्ता फरार होने वाले गोरीले की तलाश में वहां से निकल गया था। वो सिपाही खुशकिस्मत थे क्योंकि धमाके के बाद सिर्फ वही जिंदा बच सके जो सिपाही गोला बारूद के गोदाम के बाहर पहरा दे रहे थे। जब उसे गोदाम में कोई औरत न मिली तो ये सोचकर के शायद आवाजें उसके दिमाग से आई हों, वापस पहरे पर आकर खड़ा हो गया। फिर भी वो कुछ घबराया सा था। एक खौफ उसके जिस्म पर छा गया था क्योंकि उसने होशोवास के साथ पूरी तरह से बटन के डिब्बे का शोर और औरत की आवाज़ें सुनी थी जो मदद के लिए पुकार रही थी। उसने डर के मारे किसी अफसर से कोई बात ना की, इस ख्याल से कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि उसे दिन में औरतों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक दो बार वो अपनी हालत पर हंस भी पड़ा, ये सोचकर कि वो खामखा बेवकूफ़ बना दिया गया। ये आवाज़ें शायद उसके अपने दिमाग से ही आई हों। लेकिन 5 मिनट बाद गोदाम से जो आवाज़ आने वाली थी, अगर उसके बारे में पहरेदार को थोड़ा सा भी इल्म हो जाता तो वो पेरिस शहर से कई मील दूर भाग चुका होता। 5 मिनट तबाही के 5 मिनट बाकी थे। 1 2 3 4 गोला बारूद के गोदाम के बिल्कुल ऊपर वाले कमरे में एक जर्मन गस्टापू का अफसर मेज पर कागज फैलाए झुककर उस पर कुछ लिख रहा था। काफी का आधा भरा हुआ प्याला उसके सामने पड़ा था।
उसके सर पर बिजली का बल्ब रोशन था। दीवार पर क्लॉक में 2:29 हो चुके थे। सेकंड की सुई आधी गर्दिश पूरी कर चुकी थी। 2:30 बजने में सिर्फ 30 सेकंड बाकी थे। गस्टापो अफसर के वहम में भी ये बात नहीं थी कि उसकी जिंदगी के सिर्फ 25 सेकंड बाकी रह गए हैं और फिर उसके जिस्म के पुर्जे रुई बनकर फिजा में बिखर जाएंगे। गोरीले गिरजाघर के तहखाने में अपनी अपनी घड़ियों पर नजरें जमाए बैठे थे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। माथे पर पसीनों के कतरे नमूदार हो गए थे। मारिया टीले पर बैठी दूर पहाड़ी को तक रही थी। पेरिस की बड़ी घड़ी ने 2:30 बजा दिए। गस्टापो जर्मन अफसर ने कलम मेज पर रखकर अंगड़ाई ली और कॉफी की प्याली की तरफ हाथ बढ़ाया था कि एक बिजली सी उसकी आंखों में लहराई। फिर एक धमाका हुआ। उसे यूं लगा जैसे वो खुद एक बम बनकर फट गया है। धमाका इस कदर खौफनाक था कि पेरिस की जमीन ने 2-3 बार झटकोले खाए। शहर के दरख्तों पर बैठे हुए सारे परिंदे शोर मचाते हुए उड़ गए। धमाके के बाद हवा की एक जबरदस्त लहर उठी जिसने शहर की कमजोर इमारतों को हिलाकर रख दिया। मारिया ने देखा कि दूर पहाड़ी पर एक शोला उठा जिसने आसमान को छू लिया। वो जिस टीले पर बैठी थी वो भी एक बार जैसे उसके नीचे से फिसल गया। लोग घबराकर मकानों से बाहर सड़कों पर निकल आए और हवास खोकर भागने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि असल मामला क्या है। हर कोई समझ रहा था यही कि सारा शहर किसी बम गिरने से तबाह हो गया है। फिर ऊपर तले छोटे छोटे धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया जो देर तक जारी रहा। अब सारे शहर को पता चल गया कि फ्रांसीसी आज़ादी पसंदों ने जर्मन फौज के हेडक्वार्टर का गोला बारूद उड़ा दिया है। दरियाए सेन वाले गिरजाघर के तहखाने में बैठे गोरीले ने खुश होकर फ्रांस जिंदाबाद, आज़ादी जिंदाबाद के नारे लगाए और एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। ये उन आज़ादी के मतवालों की अजीम कामयाबी थी। उन्होंने जर्मन हमलावरों के सबसे बड़े गोला बारूद के गोदाम में आग लगाकर न सिर्फ दुश्मन की कमर तोड़ दी थी बल्कि उनका ये भी साबित कर दिया था कि फ्रांस के आज़ादी के मतवाले अभी जिंदा हैं और वो अपने वतन को दुश्मन से आज़ाद कराएंगे। जब धमाके खत्म हो गए और सिर्फ आग बाकी रह गई तो मारिया पहाड़ी पर से उतर पड़ी। वो सड़क पर आ गई और उसने दोबारा दरिया की तरफ चलना शुरू कर दिया। हेडक्वार्टर की तबाही के बाद जर्मन फौज ने सारे शहर को अपने घेरे में ले लिया और हर किसी शख्स को बाहर आने की इजाज़त नहीं थी। वो अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। लोग खौफजदा होकर अपने अपने घरों में बंद हो गए थे। जर्मन फौज की लारियां शोर मचाती सड़कों पर फिर रही थी। ऐलान कर दिया गया कि शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जो कोई घर से बाहर निकलेगा या खिड़की से झांकेगा उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा। मारिया जिस वक्त शहर की सबसे बड़ी सड़क पर आई तो उसने देखा कि शहर में हू का आलम है। सड़कें वीरान पड़ी हैं। सिर्फ किसी वक्त फौज की कोई गाड़ी गुजर जाती है। उसने इतनी वीरान सड़क पहले कभी नहीं देखी थी। वो अकेली उस सड़क पर चली जा रही थी। दरिया सामने बह रहा था। मारिया दरिया के किनारे किनारे चल रही थी। उसने दूर से दरिया किनारे वाले गिरजा का मीनार देख लिया। दरिया का किनारा बिल्कुल सुनसान था। वो गिरजा घर की तरफ जा रही थी कि अचानक उसने देखा एक जर्मन सिपाही किसी औरत को मकान से घसीटकर बाहर ला रहा था। ये मकान दरिया के किनारे पर वाक़या था। औरत रो रही थी और चिल्लाकर कह रही थी, मैं पानी लेने बाहर आई थी, मेरा बच्चा प्यासा है, घर में पानी की एक बूंद नहीं, मुझे माफ़ कर दो। जर्मन सिपाही उसे घसीटकर सड़क के बीच में ले आया और उसे ठुड्डे मारने लगा। मकानों की खिड़कियों से लोग सहमे सहमे उस औरत को तकने लगे मगर वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। उस इलाके में वही एक जर्मन सिपाही था जिसके हाथ में बंदूक थी। उस बंदूक में कई एक गोलियां भरी हुई थी। सिपाही ने बंदूक की नाली उस औरत के सर के साथ लगा दी और कहा, बकवास बंद कर, तू हमारी दुश्मन है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि कर्फ्यू लगा है? मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। औरत ने रोते रोते कहा, मुझ पर रहम करो, मेरे बच्चे पर रहम करो, मैं बेगुनाह हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए पानी लेने आई थी, मुझ पर रहम करो। मगर जर्मन सिपाही ने रहम खाने के बजाय कड़क कर कहा, मरने के लिए तैयार हो जा ए बदबख्त औरत, और उसने बंदूक के घोड़े पर उंगली रख दी। मारिया से अब ज्यादा बर्दाश्त न हो सका। वो भागकर जर्मन सिपाही के सर पर आ गई। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। उसने जर्मन सिपाही को ऐसा धक्का दिया कि वो लड़खड़ाकर मुंह के बल सामने सड़क पर गिर पड़ा। मारिया ने उसकी बंदूक उठा ली। ये सारा ड्रामा लोग मकानों की खिड़कियों से लगे देख रहे थे। उन्होंने जो दुश्मन के सिपाही को सड़क पर गिरते देखा तो खुशी से नारे लगाने शुरू कर दिए। मारिया ने बंदूक की नाली जर्मन सिपाही की खोपड़ी पर रखकर गोली चला दी। धमाका हुआ और जर्मन सिपाही की खोपड़ी उड़ गई। वो मर गया था। लोगों ने खिड़कियों में नारे बुलंद किए। मारिया उस औरत के पास गई। वो औरत शशदर सी बैठी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मारिया ने उसके कान के करीब आकर कहा, बहन जल्दी से अपने मकान में चली जा। औरत कांपती हुई उठकर खड़ी हो गई। उसने ये भी न पूछा कि तुम कौन हो। उसने ये भी न सोचा कि ये आवाज़ कहाँ से आई है। वो भागकर अपने मकान में दाखिल हो गई और दरवाज़ा जोर से बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। मारिया ने सोचा कि अगर जर्मन सिपाही की लाश इस जगह पड़ी रही तो यहाँ के सारे लोगों को पकड़ लिया जाएगा। बेहतर यही है कि इस लाश को उठाकर दरिया में फेंक दिया जाए। वो अकेली ये काम नहीं कर सकती थी। सड़क अभी तक सुनसान थी। कोई जर्मन फौजी उधर गश्त करता हुआ नहीं आया था। मारिया ने एक मकान के नीचे जाकर कहा, फ्रांस के आज़ादी पसंद लोगों, मैं इस शहर की रूह तुमसे मुखातिब हूँ। मैं जॉन ऑफ आर्क हूँ। मैं तुम्हारी मदद को यहाँ आई हूँ। जल्दी से बाहर निकल कर आओ और इस दुश्मन की लाश को उठाकर दरिया में फेंक दो ताकि इसका कोई निशान बाकी न रहे। अगर ये लाश यहाँ पड़ी रही तो जर्मन सिपाही तुम सब लोगों को पकड़कर ले जाएंगे
मारिया की आवाज का पहला असर तो ये हुआ कि एकदम वहां खामोशी छा गई। खिड़की में खड़े सारे लोग दम बखुद होकर चुप हो गए, गोया उनके मुंह पर ताले पड़ गए थे। वो हैरान थे कि ये आवाज कहां से आ रही है, जबकि उन्हें आवाज देने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर एक बूढ़ा आदमी खिड़की में से सर निकालकर बोला, जॉन ऑफ आर्क की मुकद्दस रूह, मैं तुम पर यकीन रखता हूँ। फिर उसने दूसरे लोगों से कहा, भाइयों, जॉन ऑफ आर्क की रूह हमारी मदद को आई है। उसने हमारी एक बहन को जर्मन सिपाही के जुल्म से बचाया है। जल्दी से घरों से निकलो और जर्मन सिपाही की लाश को गायब कर दो, इसी में हमारी भलाई है, जल्दी करो। उसके साथ ही लोग मकानों के बरामदों से निकलकर बाहर सड़क पर आ गए। उन्होंने जर्मन सिपाही की लाश को उठाकर दरिया में फेंक दिया और वापस अपने घरों में घुसकर दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। वही बूढ़ा सड़क की तरफ मुंह करके बोला, मुकद्दस रूह, हमें दुआ दे कि हम अपने वतन को दुश्मनों से आज़ाद कराएं। मारिया ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र ना करो, फ्रांस के बेटे बेदार हैं। जिंदा कौमों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। फ्रांस एक दिन दुश्मन से पाक हो जाएगा। फ्रांस के बेटे होशियार रहें। फ्रांस के बेटे अपनी जिंदगी की कुर्बानी देना जानते हैं। मारिया की इस छोटी सी तकरीर पर लोगों ने फ्रांस जिंदाबाद, जॉन ऑफ आर्क जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए। इतने में दूर से लारियों की आवाजें आना शुरू हो गईं। जर्मन फौज वहां पहुंच गई। वो लारियां जर्मन सिपाहियों से भरी हुई चौक में आकर खड़ी हो गई। उनमें से जर्मन सिपाही स्टेन गने और बंदूकें लेकर बाहर कूदे और उन्होंने मकानों की खिड़कियों का निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। खुशकिस्मती से लोगों ने खिड़कियां बंद कर रखी थी। सिपाही फायरिंग करके वहां से चले गए। उन्हें बिल्कुल ये मालूम ना हो सका कि अभी अभी उनके एक सिपाही की लाश चौक में पड़ी थी, जिसे वहां के लोगों ने उठाकर दरिया में फेंक दिया है। मारिया बड़े सुकून से वहां से निकलकर दरिया किनारे वाले पुराने गिरजाघर में आ गई। ये गिरजाघर बहुत तारीखी किस्म का था। उसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी। दरवाजे की लकड़ी खराब हो चुकी थी। मारिया ने दरवाजे के पास जाकर दस्तक दी। 2-3 बार दस्तक देने के बाद किसी ने अंदर से कुंडी खोल ली। मारिया ने देखा कि एक सफेद बालों वाला पादरी सामने खड़ा है। मारिया को उसका चेहरा बड़ा अच्छा लगा। उसके चेहरे पर नरमी और हमदर्दी थी। पादरी ने इधर उधर देखा कि दरवाजा जिसने खटखटाया वो कहाँ है। जब उसे कोई नजर न आया तो उसने कहा, कौन था भाई? अब वक्त था कि मारिया सामने आए। उसे ख्याल था आया कि गोरिलों ने कहा था कि पादरी को हमारा नाम लेना, वो तुम्हें हमारे पास पहुंचा देगा। मारिया ने कहा, मुकद्दस बाप, मैं गोरिलों के पास जाना चाहती हूँ। पादरी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, ए मुकद्दस रूह, मैं तुम्हारा अदब करता हूँ और तुम्हें सलाम करता हूँ, आओ मेरे साथ। पादरी आगे आगे चल पड़ा। मारिया उसके पीछे पीछे चल पड़ी। गिरजा घर के हाल कमरे में से गुजरकर पादरी मारिया को सीढ़ियों में से गुजारकर एक तहखाने के दरवाजे पर ले गया और बोला, ए मुकद्दस रूह, फ्रांस के बहादुर बेटे यहाँ हैं, शौक से उनसे मिलो। पादरी चला गया। मारिया ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, जॉन ऑफ आर्क। मारिया ने कहा, मारिया। अंदर से आवाज आई, बिल्कुल ठीक। एकदम दरवाजा खुल गया। मारिया अंदर दाखिल हो गई। सारे गोरीले वहां मौजूद थे। उन्होंने मारिया का बेहद शुक्रिया अदा किया कि उसकी वजह से जर्मन हमलावरों को जबरदस्त शिकस्त हुई। मारिया ने कहा कि शहर में कर्फ्यू लग गया है। गोरीलों ने कहा कि ये उनके लिए अच्छी मिसाल है। इस तरह से जर्मन सिपाहियों का शहर में जीना हराम हो जाएगा। मारिया ने कहा, अब तुम लोग इस नेक और आज़ादी के काम को आगे बढ़ाओ। मैं तुमसे जुदा होती हूँ क्योंकि मुझे अपने भाइयों की तलाश है, लेकिन वादा करती हूँ कि तुम्हें मेरी जब भी जरूरत पड़ी मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास मौजूद होंगी। और उसके साथ ही मारिया वहां से बाहर निकल गई। मारिया रेलवे स्टेशन पर आ गई। यहाँ लोगों का हजूम था। मारिया का ख्याल था कि शायद इस हजूम में उसे कहीं अंबर या नाग की शक्ल दिखाई दे जाए। ज्यादा लोगों के झमघट्टे में वो घुस कर भी नहीं सकती थी, इसलिए कि उसे लोगों के साथ टकरा जाने का भी डर था। उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर गाड़ी खड़ी है। ये गाड़ी बर्लिन की तरफ जा रही थी। शायद कोई मिलिट्री स्पेशल थी, क्योंकि सभी डिब्बों में जर्मन सिपाही भरे हुए थे। मारिया ने डिब्बों के साथ साथ चलते देखा कि हर डिब्बे के बाहर पहरा लगा है। मालूम हुआ कि अंदर जंगी कैदी बंद हैं। कैदी खिड़कियों की सुलाखों से बाहर देख रहे थे। इतने में एक शोर सा मचा। मारिया परे हट गई। जर्मन सिपाही एक खुश शक्ल कैदी को पकड़े लिए चले आ रहे थे। पीछे पीछे एक जवान खूबसूरत औरत रोती रोती आ रही थी। वो बार बार कह रही थी, मेरा खाविंद बेगुनाह है, इसने हिटलर के खिलाफ कोई बात नहीं की, इसे छोड़ दो, खुदा के लिए मेरा घर बर्बाद ना करो, मुझ पर रहम करो। अबे मेरी शादी को 1 महीना भी नहीं गुजरा। जर्मन सिपाही उसे पीछे धकेल रहे थे। मारिया को उस खूबसूरत जोड़े से हमदर्दी पैदा हो गई। वहां जितने लोग खड़े थे सब उदास हो गए, मगर वो बेबस थे। जर्मन सिपाहियों के खिलाफ उंगली तक नहीं उठा सकते थे। सिपाहियों ने खूबसूरत नौजवान कैदियों को डिब्बे में धकेल कर दरवाजा बंद कर दिया। उसकी बीवी ने रोते हुए कहा, माइकल, अब जिंदगी में कभी तुम्हारी प्यारी सूरत देखने नसीब ना होगी। और वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। मारिया का दिल भर आया। वो औरत के पास गई और उसके कान में होले से कहा, कल तेरा मियाँ तेरे पास आ जाएगा। उसने चौंक कर देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आई थी। उसे अपने इर्द गिर्द कोई औरत नजर न आई। वो एकदम खामोश हो गई। मारिया ने उससे ज्यादा कुछ ना कहा और सीधी कैदियों के डिब्बे के पास आ गई। जर्मन सिपाही राइफलें लिए बाहर पहरा दे रहे थे। इतने में इंजन ने सीटी बजा दी। गार्ड ने झंडी लहराई। मारिया ने देखा कि कैदियों के डिब्बे में खड़े होने की भी जगह न थी। वो भागकर गार्ड के डिब्बे में आ गई। यहाँ कम से कम को बैठ तो सकती थी। गाड़ी चल पड़ी। गार्ड थोड़ी दूर तक खिड़की से बाहर हाथ निकाले झंडी लहराता रहा। फिर वो भी अंदर डिब्बे में आकर कुर्सी पर बैठ गया और रजिस्टर में कुछ लिखने लगा। मारिया ने देखा कि छोटे से डिब्बे में एक तरफ बिस्तर लगा था। मारिया गरम लंबा कोट पहने हुए थी। वो कोने वाली आरामदेह कुर्सी पर बैठ गई। वो सोचने लगी कि खूबसूरत नौजवान कैदी माइकल को इन जालिम जर्मनों की कैद से कैसे रिहाई दिलाई जाए।
उसने माइकल की खूबसूरत बीवी से वादा किया था कि वो उसका खामिद वापस ला कर देगी और हर हालत में अपना वादा पूरा करना चाहती थी। गाड़ी शहर के मज़ाफ़ात से निकलकर फलदार बागों और खेतों में से गुजर रही थी। 2-3 छोटे स्टेशन आए, ट्रेन वहां पर खड़ी न हुई। शाम हो गई। गार्ड कुर्सी पर से उठकर गुसल खाने में चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर आता उसने स्लीपिंग सूट पहन रखा था। जाहिर है वो सोने की तैयारी कर रहा था। मारिया ने सोचा कि वो आराम कुर्सी पर ही लेटकर रात गुजार देगी। रात पड़ गई। जंग की वजह से इर्द गिर्द देहात में अंधेरा ही अंधेरा था। एक छोटा सा शहर आया, वहां भी ब्लैकआउट था। गाड़ी जरा की जरा रुकी और फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। सारी रात गाड़ी चलती रही और मारिया सोती रही। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने खिड़की की जानिब देखा। दिन की रोशनी फैल रही थी। गार्ड खिड़की के पास मेज के आगे बैठा किताब खोले पढ़ रहा था। खुदा का शुक्र रहा कि गार्ड उस कुर्सी की जानिब नहीं आया जिस पर मारिया सो रही थी। लेकिन अब एक अजीब इत्तेफाक हो गया। मारिया मुंह हाथ धोने गुसलखाने में गई। उसने नल खोला तो उसकी तेज आवाज गार्ड तक भी जा पहुंची। वो परेशान सा होकर गुसलखाने में आ गया। बड़ा हैरान हुआ कि नल अपने आप क्यों कर खुल गया। जल्दी से उसे बंद किया और बाहर जाकर बैठ गया। मारिया ने थोड़ा सा नल खोलकर मुंह हाथ धोना शुरू कर दिया। पानी गिरने की आवाज सुनकर गार्ड एक बार फिर अंदर आ गया। मारिया ने जल्दी से नलका बंद कर दिया। गार्ड चक्कर खाकर रह गया कि अभी तो नलका खुला था, फिर अपने आप बंद कैसे हो गया। सर खुजाता वो वापस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। नया स्टेशन आ रहा था, शायद यहाँ पर गाड़ी को रुकना था। गार्ड ने झंडी उठाई और खिड़की में से बाहर देखने लगा। गाड़ी की रफ्तार हल्की हो रही थी। मारिया मुंह हाथ धोकर बाल संवार कर आरामदेह कुर्सी पर आकर बाहर बैठ गई। स्टेशन आ गया। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुक गई। गार्ड नीचे उतर गया। मारिया को बड़ी भूख लग रही थी। वो भी प्लेटफॉर्म पर आ गई। एक जगह काउंटर पर चीनी की थालियों में सैंडविचेस लगे हुए थे। मारिया ने हाथ बढ़ाकर बहुत से सैंडविचेस उठा लिए और बड़े मजे से खाने लगी। इंजन ने सीटी दी। मारिया गार्ड वाले डिब्बे में आकर बैठ गई। गाड़ी चक चक करके चल पड़ी। गार्ड भी लपक कर सवार हो गया। वो दूर तक झंडी लहराता रहा। इतने में एक बहरा साथ वाले डिब्बे से निकलकर चाय और सैंडविचेस का ट्रे लेकर अंदर आ गया। ये गार्ड का नाश्ता था। बहरा चला गया। गार्ड बड़े आराम से नाश्ता करने लगा। मारिया सैंडविचेस रूखे ही खा रही थी। उसे पानी के बगैर खाने से एकदम से हिचकी लग गई। हिचकी की आवाज सुनकर गार्ड चौंक गया। कान लगाकर सुनने लगा। पहले तो समझा शायद डिब्बे का कोई पेच ढीला है, उसकी आवाज आ रही होगी। फिर जो सुना तो देखा कि एक ही वक्फे के बाद उक उक की आवाजें आ रही हैं। ये आवाज साफ तौर पर पहचानी जाती थी कि हिचकी की आवाज है, जैसे कोई मुंह पर हाथ रखकर छुपाने की कोशिश कर रहा है। मारिया ने बहुतीरा मुंह में कपड़ा रखा मगर हिचकी बंद न हुई। वो भागकर गुसलखाने में गई और पानी के 2-3 घूंट पी गई। हिचकी तो रुक गई मगर उसकी कोहनी लगने से साबुनदानी फर्श पर गिर पड़ी। गार्ड नाश्ता करते करते डर गया। कल से अजीबोगरीब वाकयात हो रहे थे। उसे ख्याल आया कि शायद उसके डिब्बे में कोई भूत सवार है। उसने आहिस्ता से कहा, मिस्टर भूत, क्या तुम मेरे साथ सफर कर रहे हो? मारिया ने कोई जवाब न दिया। वो मेज के पास आ गई। गरम गरम चाय की प्याली ट्रे में तैयार पड़ी थी। मारिया ने प्याली उठाई और उसे आराम से पीने लगी। शर्क शर्क की आवाज पर गार्ड के कान खड़े हो गए। साथ ही उसने देखा कि ट्रे में से चाय की प्याली गायब है। अब तो उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। खौफ से पसीना आ गया। मारिया को खतरा हुआ कि अगर गार्ड को कुछ हो गया तो ये गाड़ी अपनी मंजिल पर न पहुंच सकेगी। उसने चाय की प्याली जल्दी से वापस ट्रे में रख दी मगर वो आधी खाली हो चुकी थी। गार्ड ने जो चाय की प्याली को वापस आते देखा तो उससे भी उसकी जान हवा हो गई। समझ गया कि डिब्बे में भूत आ गया है। कोई बड़ा शहर आ रहा था। कारखानों की चिमनी से धुआं निकल रहा था और यहाँ वहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नजर आने लगी थी। गार्ड ने झंडी उठाकर बाहर हाथ निकाला और खिड़की से हाथ लगकर खड़ा हो गया। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत बड़े रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में दाखिल होने लगी। यहाँ फौजी अपना अपना सामान कंधों पर उठाए तैयार खड़े थे। गाड़ी रुक गई। मारिया प्लेटफॉर्म पर उतर आई। वो हर स्टेशन पर उतरकर कैदियों के डिब्बे को जाकर देखा ही थी कि उन्हें उतारा तो नहीं गया। इस दफा जो वो कैदियों के डिब्बे के पास पहुंची तो क्या देखती है कि कैदियों को डिब्बे में से उतारा जा रहा है। मारिया एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। कैदी एक एक करके डिब्बे से उतर रहे थे। उनके दोनों बाजू उनकी कमर के साथ बंधे हुए थे, इस ख्याल से कि कहीं वो भाग ना जाए। जर्मन सिपाही बंदूकें लिए उनके गिर्द गिर्द पहरा दे रहे थे। कैदी एक कतार में खड़े थे। लोग तमाशा देख रहे थे। जब सारे कैदी प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए तो रेलवे के सबसे बड़े अफसर ने आकर उनकी फहरिस्त जर्मन ऑफिसर को दी और चला गया। सामने 4 ट्रक खड़े थे। वो पीछे से तरपाल से बंद कर दिए गए। कैदियों को उन ट्रकों में भेड़ बकरियों की तरह ठोंस दिया गया। मारिया भी जल्दी से आगे बढ़ी और एक ट्रक पर चढ़कर उसके एक खाली सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर तक वो चुपचाप बैठी रही। गाड़ी में 100 कैदी सवार हो सकते थे, लेकिन उसमें 15-20 कैदी सवार थे। खुशकिस्मती से उसी बस में माइकल भी सवार था। मारिया ने महसूस किया कि माइकल के सारे कैदियों से ज्यादा संजीदा और खुश शक्ल था। वो किसी से बात नहीं कर रहा था, बस खामोश बैठा खिड़की में से उदास नजरों से बाहर देख रहा था। ट्रक चल पड़े। शहर से बाहर निकलकर सड़क खराब आ गई और हिचकोले लगने लगे। गर्द भी काफी उड़ने लगी थी। कोई घंटा 2 घंटा चलने के बाद ट्रक एक किला नमा इमारत के सामने जाकर रुक गया। कैदियों को नीचे उतरने के लिए कहा गया। सारे कैदी ट्रकों से निकलकर चारों कतारों में खड़े हो गए। जर्मन सिपाही उन्हें राइफल के दस्तों से ठोकते हुए एक तरफ लेकर चल दिए। मारिया माइकल वाली कतार के साथ साथ चल दी। इस कतार में कोई 15-20 कैदी थे। उन सबों को किले की दूसरी मंजिल में ले जाकर छोटी छोटी कोठरियों में बंद कर दिया गया।
जिसकी कोठरी में माइकल को बंद किया गया ये बहुत छोटी सी थी। अंदर एक बेंच था और उस पर घास फूस बिछी हुई थी। माइकल उस पर लेट गया और माथे पर बांह रखकर शायद अपने नवब्याहता खूबसूरत बीवी के ख्याल में खो गया। मारिया कोठरी से बाहर थी। वो इस ख्याल से अंदर नहीं आई कि कहीं बाहर निकलना मुश्किल ना हो जाए। अभी वो बाहर रहकर उस कैदी के किले का जायजा लेना चाहती थी और मालूम करना चाहती थी कि वहां से माइकल को किस तरह बाहर निकाला जा सकता है। माइकल की कोठरी के बाहर बहुत मजबूत ताला पड़ा था। एक जर्मन फौजी स्टेन गन लिए थोड़ी थोड़ी देर बाद वहां से पहरा देता हुआ गुजर जाता था। लोहे के दरवाजे के ऊपर एक छोटी सी ताकची थी जिसके साथ मुंह लगाकर पहरेदार ये देख सकता था कि अंदर कैदी क्या कर रहा है। मारिया ने मुंह लगाकर देखा, माइकल लेटा हुआ था। मारिया ने इधर उधर घूम फिर कर देखा कि यह किला बहुत ही मजबूत था। जगह जगह लोहे के दरवाजे लगे थे और हर दरवाजे पर कोई ना कोई फौजी पहरा दे रहा था। मारिया ने सोचा कि सबसे पहले माइकल को तसल्ली देनी चाहिए कि वो फिक्र न करे। वो उसकी कोठरी के पास आकर खड़ी हो गई। उसने मुंह लगाकर अंदर देखा ही था कि गश्त करने वाला पहरेदार आ गया। मारिया परे हट गई। पहरेदार ने उसी खिड़की से मुंह लगाकर अंदर देखा और फिर आगे निकल गया। मारिया ने खिड़की के साथ मुंह लगाकर माइकल को देखा। वो उसी तरह लेटा हुआ था। उसने सोचा कि उसे आवाज दे, कहीं वो डर न जाए, लेकिन वो उससे बात किए बगैर उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। आखिर उसने माइकल से बात करने का फैसला कर लिया। माइकल, मारिया ने बड़ी नरमी से उसे आवाज दी। आवाज सुनकर माइकल ने चेहरे पर से बाजू उठाया और कुछ देर हैरानी से छत को घूरता रहा कि ये आवाज थी या उसका वहम था, क्योंकि वहां से किसी औरत की आवाज भला कहाँ आ सकती थी। माइकल, मारिया ने दूसरी बार आवाज दी तो माइकल हड़बड़ाकर उठ बैठा। मारिया ने कहा, खिड़की के पास आओ। वो खिड़की के पास आ गया मगर वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। वो कुछ डर सा गया। मारिया ने जल्दी से कहा, माइकल घबराना नहीं, तुम सिर्फ मेरी आवाज़ सुन सकोगे, मेरी शक्ल ना देख सकोगे। कोई भी मेरी शक्ल नहीं देख सकता। मैं एक औरत हूँ, रूह नहीं, भूत नहीं हूँ। मैंने अपने ऊपर ऐसा जादू कर रखा है कि किसी को दिखाई नहीं देती। बहरहाल मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैंने तुम्हारी बीवी को भी तुम्हारे बारे में तसल्ली दे दी है कि मैं उसके खाविंद को रहा करा कर लाऊंगी। माइकल के माथे पर पसीना आ गया। वो हकलाते हुए बोला, मगर तुम कौन हो? मारिया ने कहा, फिर वही बात, ये वक्त इस किस्म के सवालों का नहीं है। मैं कौन हूँ तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। तुम यही समझो कि मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं अपने काम जा रही थी कि पेरिस के रेलवे स्टेशन पर मैंने तुम्हारी बीवी के रोने की आवाज़ सुनी और उसी वक्त फैसला कर लिया कि तुम्हें इन जालिम जर्मनों की कैद से ज़रूर आज़ाद कराऊंगी। मैंने इसी जगह तुम्हारी बीवी के कान में कह दिया था कि फिक्र न करो, मैं तुम्हारे खामन को छुड़ा कर लाऊंगी। माइकल ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, बहन तुम्हारी हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हारा नाम? मारिया ने कहा, तुम मुझे मारिया कह सकते हो। तुम फिक्र ना करना, मैं इसी किले में हूँ। जो ही मौका मिला मैं तुम्हारे पास आऊंगी और फिर यहाँ से तुम्हें निकाल कर ले जाऊंगी। माइकल ने कहा, लेकिन मारिया बहन, ये किला बहुत संगीन है। यहाँ से आज तक कोई कैदी बाहर नहीं निकल सका। तुम नाउम्मीद क्यों होते हो? इतने में पहरेदार के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो गश्त करता चला आ रहा था। मारिया ने सरगोशी में कहा, पहरेदार आ रहा है, वापस अपनी जगह पर चले जाओ। माइकल जल्दी से अपनी बेंच पर जाकर लेट गया और हाथ मुंह पर कर लिया। मारिया भी परे हट गई। पहरेदार ने करीब आकर खिड़की में से अंदर झांक कर देखा। कैदी उसी तरह बेंच पर लेटा सो रहा था। वो मुतमईन होकर आगे निकल गया। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस कहानी के बारे में नीचे अपने कीमती ख्यालात का इजहार कमेंट की शक्ल में ज़रूर कीजिए और इस चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।